प्रोसेस ऑफ कंपल अपीयरेंस, जो लीगल प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन को कंपेल किया जाता है अपीयरेंस के लिए कोर्ट में, इसमें बहुत सारे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं और एस्केलेटिंग मेजर्स हैं, जैसे कि समन्स हो गया, वारंट्स हो गया और प्रोक्लेमेशन हो गया और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ये सारे प्रोसेस आउटलाइन किए जाते हैं चैप्टर 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में। समन्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला और मोस्ट कॉमन मेथड है, इनिशियल एंड कॉमन मेथड है कंपेल अपीयरेंस का। इसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि डुप्लीकेट में इशू किया जाता है, ये कोर्ट के ऑफिशियल से साइन किया जाता है और एक पुलिस ऑफिसर इसको सर्व करता है। इसमें कोई भी कोर्ट ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट इसको दे सकता है। समन्स जो है ये पर्सनली दिए जाते हैं इफ़ प्रैक्टिकेबल, एंड द रेसिपिएंट जो है वो उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है रिसिप्ट से। समन्स जो है वो इशू किए जाते हैं एक्यूज्ड पर्सन को या विटनेस को या फिर समवन जिसको कि कोर्ट से कोई ऑर्डर दिया जाता है। वारंट और अरेस्ट, कोई भी पर्सन अगर समन के बाद भी अपीयर नहीं होता है कोर्ट के लिए तो उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है। वारंट्स इशू किए जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, उसके भाग जाने का अगर डर है या फिर ऑफेंस बहुत सीरियस है तो वारंट इशू किए जाते हैं। वारंट जो है ऑथराइज करता है लॉ इन्फोर्समेंट को अरेस्ट करने के लिए इंडिविजुअल को और उसको कोर्ट तक लाने के लिए। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, अगर कोई पर्सन इवेड करता है अरेस्ट को या फिर बचना चाहता है अरेस्ट से वारंट के इशू होने के बाद भी, सो कोर्ट उसको इशू कर सकता है प्रोक्लेमेशन, जो कि रिक्वायर करता है अपीयरेंस एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेस। ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाता है, उस पर्सन को 30 डेज़ का मिनिमम टाइम दिया जाता है अपीयर होने के लिए, और वो पर्सन अगर फिर भी अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसमें ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट, उसकी सेल प्रॉपर्टी की, और उसको कंपेल कर सकता है अपीयर होने के लिए या फिर कोई फाइन या पेनल्टीज़ इशू कर सकता है। बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, कुछ केसेस में कोर्ट जो है वो उस पर्सन को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है विद और विदाउट श्योरिटीज़, जो कि गारंटी करता है उसकी अपीयरेंस के लिए कोर्ट के सामने। अगर वो पर्सन फिर भी अपीयर नहीं होता है एज पर द बॉन्ड, देन द कोर्ट कैन इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। समरी में हम कह सकते हैं कि कंपेल अपीयरेंस एक सिंपल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जो कि समन से स्टार्ट होता है और वारंट्स तक पहुंचता है और उसके बाद प्रोक्लेमेशन और प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक भी पहुंच जाता है अगर ज़रूरी हो तो। ये प्रोसेस एम करता है, इंश्योर करता है इंडिविजुअल्स के अपीयर होने के लिए बिफोर द कोर्ट जब भी ज़रूरत हो, और while also respecting the rights and providing opportunities to comply for the legal obligations. फिफ्थ टॉपिक है सिक्योरिटीज़ फॉर द कीपिंग ऑफ पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। जब भी किसी को शांति के लिए या गुड बिहेवियर के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है, ये CRPC में बताई गई है, ये एम्पावर करता है कोर्ट्स को कि इंडिविजुअल्स को कुछ बॉन्ड्स दिए जाएं एग्जीक्यूट करने के लिए विद और विदाउट श्योरिटीज़, जो इंश्योर करता है कि वो शांति और वो जो अपने आप को दूर रखे कोई भी इस तरह के एक्शन से जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। इस प्रोविज़न में बताया गया है सेक्शन 106 to 124 ऑफ द CRPC। ये एड्रेस करता है उन सिचुएशंस को जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कन्विक्ट किए जाते हैं किसी ऑफेंस के लिए एंड दे आर सस्पेक्टेड ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर, और इसका गोल है प्रिवेंट करने का कि फ्यूचर में कोई पीस या हार्मनी को या पब्लिक सेफ्टी को डिस्टर्ब ना किया जाए और उसका ब्रीच ना हो। Key aspects of this provision include security for keeping the peace on conviction. कोर्ट ऑर्डर कर सकता है बॉन्ड के थ्रू गुड बिहेवियर का और कन्विंस कर सकता है किसी को भी स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए जो कि इन ऑफेंसेस में पड़े हुए हैं, एंड इफ़ द कोर्ट deems is necessary for maintaining the peace. Security for good behavior from habitual offenders. सेक्शन 110 ऑफ CRPC में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट अगर ज़रूरत पड़े तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो हमेशा ही अशांति फैलाते हैं, जैसे कि रॉबर्स हो गए, चोरी करने वाले या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले, उनको एक बॉन्ड के थ्रू गुड बिहेवियर का बॉन्ड उनसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, सेक्शन 107 एंड 126 ऑफ BNSS ये डील करता है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ की मजिस्ट्रेट ये रीज़न देता है और बिलीव करने का कि कोई भी पर्सन जो है वो डिस्टर्ब करता है अगर पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को,
तो उसके साथ फिर सिक्योरिटीज़ अटैच की जाती हैं। देन प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व करता है इंक्वायरी। पहले सबसे पहले मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, उसके बाद एक ऑर्डर इशू होगा इंडिविजुअल के लिए, शो कॉज नोटिस इशू होगा, एंड बाय दे शुडंट बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटीज़। एक बार बॉन्ड बन गया तो सिक्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है और विदाउट सिक्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है। बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट होता है दोनों कंडीशंस में, विद और विदाउट सिक्योरिटीज़, एंड इंडिविजुअल्स हु गारंटी द पर्सनस गुड बिहेवियर। ड्यूरेशन, बॉन्ड की जो टाइम लिमिट है पीस को ध्यान में रखते हुए यूजुअली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और जो बॉन्ड गुड बिहेवियर के हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल वायलेट करता है बॉन्ड्स को तो उनको फर्दर लीगल एक्शंस देखना पड़ता है, इंक्लूडिंग फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड अमाउंट एंड पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये प्रोविजन सिक्योरिटी के किए गए हैं फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर, फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग हार्म टू द सोसाइटी। ये डिज़ाइन किए गए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। ये इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल्स को हु पोज अ रिस्क टू द पब्लिक पीस एंड हेल्ड अकाउंटेबल एंड डिटर्ड फ्रॉम एंगेजिंग इन द डिसरप्टिव बिहेवियर। मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सेक्शन 144 में बताया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जो एड्रेस करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये बताता है सीआरपीसी के सेक्शन 125 से रिलेटेड है। ये ज़रूरी करता है इंडिविजुअल्स को सफिशिएंट मींस प्रोवाइड करने के लिए अपने डिपेंडेंट्स को जो कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इंक्लूड करता है वाइव्स, चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वंस एंड द पेरेंट्स। ये प्रोविज़न एम करता है कोई भी इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को जो कि वल्नरेबल फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 144, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ जो है वो डिवोर्स भी हो सकती है, विच हैज़ंट रीमैरिड, और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है हस्बैंड से। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो कि मैरिड हैं या नहीं हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स एडल्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स जो हैं चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं या नहीं हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से इफ़ दे आर अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स। एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल्स जो भी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करते हैं दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और वो इसके रिस्पॉन्स में जो पर्सन है जिसको मेंटेनेंस देना है उसके पास सफिशिएंट मींस है मेंटेनेंस देने के। एनफोर्समेंट, ये सेक्शन बताता है वो प्रोसीजर्स जो कि क्लेम करते हैं ग्रांटिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर्स। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रोविजन में जेंडर न्यूट्रल है, मेल या फीमेल ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। मेल भी मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं और फीमेल्स भी, अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन ऑल्सो। लिबरल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स एक्सपेक्ट करता है इंटरप्रेट करता है ये प्रोविजन लिबर्टी का लिबरली एंड पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ वाइफ विच इंक्लूड्स वुमेन हु हैव बीन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द मैन इवन विदाउट फॉर्मल मैरिज। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, अनलॉफुल असेंबलीज, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर एंड डिस्प्यूट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ये मेंटेनेंस जो है ये क्रूशियल है, ये सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ का। तो इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है। इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पब्लिक ऑर्डर जो है वो पीस, सेफ्टी और पब्लिक के वेलबींग के लिए इसमें कुछ लॉ ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि ओबे किए जाने होते हैं। इस कंसेप्ट जो है ये लॉ से भी, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है एंड इट इज़ बिलीव टू बी इन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ट्रैंक्विलिटी का मतलब है किसी भी स्टेट में कामनेस और क्वाइटनेस रहे, फ्री ऑफ एनी डिस्टर्बेंस। जो स्टेट की ड्यूटी बनती है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो मेंटेनेंस करना है पब्लिक ऑर्डर को, और ये बहुत ज़रूरी है एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए एंड फॉर द सिटीजन्स टू एन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 19 विच इन्वॉल्व्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, जो कि परमिट करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर।
इसका जो मेन लीगल फ्रेमवर्क है उसमें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी का जो इंडिया में है ये CRPC 1973 में, जो कि न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी बताया गया है, और इंडियन पेनल कोड 1860 IPC ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता में भी बताया गया है। प्रोविजंस इन द CRPC 1973 और जो अब BNSS है, इसके चैप्टर 10 में बताया गया है सेक्शन 129 से लेके 148 तक ये डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें कुछ प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स बताए गए हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस के लिए हैं। ये प्रोसीजर्स एड्रेस करते हैं 3 मेन एरियाज़ को। वन इज़ अनलॉफुल असेंबली। ये प्रोविज़न बताता है कि पब्लिक डिस्टर्बेंस जो है इसको प्रिवेंट किया जाए बाय कंट्रोलिंग एंड डिस्पर्सिंग द गैदरिंग्स, जो इकट्ठे हो जाते हैं लोग उसको, जो कि पीस को थ्रेटन करता है लोगों की। इसमें डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स सेक्शन 129 CRPC में बताया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का है या ऑफिसर विच इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ द इंचार्ज, ये कमांड कर सकता है कोई भी अनलॉफुल असेंबली या फिर असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं पब्लिक ऑर्डर या पीस को डिस्पर्स किया जाना चाहिए। और ये अगर असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर वो डिस्पर्स नहीं होते हैं तो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर प्रोसीड कर सकता है डिस्पर्स करने के लिए बाय फोर्स, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो एनी मेल पर्सन नॉट इन द आर्म्ड फोर्स को यूज़ कर सकता है। यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली सेक्शंस 130 ऑफ CRPC। आगे डिस्पर्सल अगर नहीं अचीव किया गया है बाय सिविल फोर्स तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ले सकता है, और ऑफिसर कमांडिंग जो आर्म्ड फोर्सेस का है वो बहुत कम फोर्स यूज़ करते हुए इनको डिस्पर्स करेगा असेंबली को। और देन पावर ऑफ कमीशनड ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली सेक्शन 131 में बताया गया है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पब्लिक सिक्योरिटी इंडेंजर्ड है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करके कोई भी कमीशनड ऑफिसर या गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो डिस्पर्स कर सकता है ऐसी असेंबली को फोर्स के साथ, और अरेस्ट भी कर सकता है कुछ मेंबर्स को। दे मस्ट कम्युनिकेट विद द मजिस्ट्रेट एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। पब्लिक न्यूसेंस कि कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट का डील करता है कि जो पब्लिक न्यूसेंस हैं ये जो कम्युनिटी की हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को जो अफेक्ट करते हैं, इसमें कंडीशनल ऑर्डर है फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस सेक्शन 133 में बताया गया है। ये एग्जीक्यूट करता है ये एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, ये पास कर सकता है कंडीशनल ऑर्डर। वो उस पर्सन को रिमूव कर सकता है अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन से या न्यूसेंस से पब्लिक प्लेस से, और ये स्टॉप कर सकता है कोई भी ट्रेड जो कि इंजरियस है हेल्थ के लिए, या फिर कोई डेंजरस एक्सकवेशन है, या फिर कोई डेंजरस एनिमल है। एंड ए पर्सन शुड इन्फॉर्म एंड एक्ट डायरेक्टेड और अपीयर द शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज़ डिनाइड सेक्शन 137 में बताया गया है कि किसी भी पर्सन का अगर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट, जैसे क्लेमिंग अ पब्लिक वे इज़ प्राइवेट, कोई रास्ता रोक रखा है, द मजिस्ट्रेट को इंक्वायर करना पड़ेगा इस मैटर में, और वो सेटिस्फाइड अब हो जाएगा कि रिलायबल एविडेंस के साथ कि पब्लिक राइट जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जा सकता है, अदरवाइज द इंक्वायरी प्रोसीड्स। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी जो डेंजर है पब्लिक के लिए, उसमें पावर टू इशू एन ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस। 144 में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट का, ये इशू कर सकता है एक ऑर्डर अर्जेंट केसेस में जहाँ पे न्यूसेंस या फिर कोई डेंजर जो है होने वाला है उसको रोकने के लिए। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई अनॉयंस हो गया, कोई इंजरी होगी, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रॉयट हो गया, एफ्रे हो गया, इन सब में वो इसको एक प्रिवेंटिव ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर इज डायरेक्टेड टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्सन जो रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और द पब्लिक जनरली, और ये जो ऑर्डर है ये एक्स पार्टे है, इट इज़ पास्ड विदाउट हियरिंग टू द अदर पार्टी, और ये जनरली इन फोर्स में रहता है नॉट मोर देन 2 months बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप टू 6 months। डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी,
कुछ प्रोविजंस हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्रीच ऑफ पीस अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, जहाँ पर कुछ पीस जो है वो मैटर है। इसके प्रोसीजर में डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड वाटर, ये जो है इसमें अगर ब्रीच ऑफ पीस है इसमें सेक्शन 145 अप्लाई होगा। इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या पुलिस रिपोर्ट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्प्यूट कंसर्निंग यानी लैंड और वाटर के बारे में अगर पता चलता है तो एक ऑर्डर पास किया जा सकता है, जो कि दोनों पार्टीज़ को कोर्ट अटेंड करने के लिए बोला जाएगा। रिटन स्टेटमेंट्स दिए जाएंगी, क्लेम्स दिए जाएंगे और विच एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि कौन इसके पोजेशन में है डेट ऑफ ऑर्डर से, और ऐसे पर्सन को एंटाइटल किया जाएगा पोजेशन के लिए अनटिल एविक्टेड बाय द कंपीटेंट सिविल कोर्ट। प्रोविजंस इन द इंडियन पेनल कोड 1860 आईपीसी बीएनएस में बताया गया है एक सब्सटेंटिव ऑफेंसेस जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं थ्रेट टू द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी प्रोवाइडिंग फॉर देयर पनिशमेंट। कोई अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, उसमें 5 या उससे ज़्यादा अगर पर्सनस हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कमिट करते हैं कोई इलीगल एक्ट जैसे रेजिस्टिंग लॉ, कमिटिंग मिसचीफ, कंपेलिंग अ पर्सन टू डू व्हाट इज़ इलीगल, तो ये सारे अनलॉफुल असेंबली में आ जाते हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 143 बताता है ये पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 6 months और फाइन और बोथ। राइटिंग जो राइट्स करते हैं सेक्शन 146 में, वेयर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली या फिर कोई भी मेंबर है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर इज़ गिल्टी ऑफ राइटिंग। पनिशमेंट फॉर राइटिंग सेक्शन 147 अप्लाई होता है। इसमें इट इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। एफ्रे सेक्शन 159 में बताया गया अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस हैं फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस को, सो उनको भी एफ्रे में लाया जाएगा। देन प्रमोटिंग एमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स 153A ऑफ आईपीसी ये डील करता है प्रमोशन ऑफ डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को थ्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट एंड जुडिशियल रिव्यूज़, स्टेट के पास ये पावर है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है इन एब्सोल्यूट, और इसके लिए कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ये रीजनेबल होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। Judicial review, orders passed under section 144 of CRPC, they are subject to judicial review by the high courts and supreme courts on the ground of malafide, bad faith, unreasonableness or being beyond the statutory power. Supreme Court ने repeatedly emphasize किया है पावर अंडर सेक्शन 144 जो कि प्रिवेंटिव है, नॉन प्यूनिटिव है, विदाउट पनिशमेंट एंड मस्ट बी exercised on the basis of credible material to prevent the imminent threat. Conclusion: the framework for the maintenance of public order and tranquility in India is a combination of preventive measures in CRPC or BNSS and punitive measures in IPC और BNSS. CRPC और BNSS ये एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव एंड पुलिस को ताकि वो टाइमली एक्शन ले सकें कोई भी सिचुएशन जिसमें कि अनलॉफुल असेंबली है या पब्लिक न्यूसेंस है या अर्जेंट थ्रेट्स हैं पब्लिक पीस को। वो इंश्योर करता है फंक्शनल एंड ऑर्डरली सोसाइटी ताकि बैलेंस कर सके नीड्स को, कंट्रोल कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे सकें फंडामेंटल राइट्स की।